डेली வாழ்க वलमुடன் जीएस अमृत। बहुत बहुत धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। आज जैसे हर हफ्ते सत्संग में स्वामी जी के एक एक तत्वों पर आधारित हम सुविचार चिंतन करते आ रहे हैं। अभी उसी श्रृंखला में अगर आज लेंगे तो स्त्री करके हमने शीर्षक रखा है। तो अभी क्या है, दो तरह का चीजें हैं। एक तो स्त्री नामक एक मूवी रिलीज हुआ, स्त्री टू या स्त्री थ्री, अगर ऐसा कोई बात करने वाले हैं इसके लिए तो ये जगह नहीं है। पर पूरा देश एक चीज के बारे में आजकल बात कर रहा है, वो जो है कलकत्ता में जो ट्रेजेडी हुआ था उसके बारे में। बट ये नया है क्या? अब कलकत्ता के बाद बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा करके बहुत सुनने में आ रहा है। पर इसमें वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? हम भारतवर्ष के लिए हम यही हमारी बहुत सारी अच्छी खूबियों को बताते समय यही बोलते आ रहे हैं कि हम नारियों को भगवान के रूप में मानते हैं, और हर एक माता जी को हम अ, पूजित करते आते हैं। हर जगह जब 25-30 किलोमीटर कहीं भी भारत में चले जाइए, एक देवी जी का मंदिर दिखेगा। तो फिर ये सब तकलीफें क्यों हैं? क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? इसी पर थोड़ा हम आज की विचार को सेंटर बनाते हैं। ये कांड ऐसा जो हुआ है कलकत्ता में, ये नया है क्या? नहीं। 10 साल या 12 साल पहले निर्भया कांड ऐसा ही दिल्ली में हुआ था। पूरे देश के पॉलिटिकल मैप को बदल दिया था। फिर बार बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं कि इधर वो हो रहा है, उधर ये हो रहा है। बेटियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, बहनों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। पर रीज़न क्या है? अगर एक तरह से हम देखेंगे ना, हमारी जो सोसाइटी में आज जो बहुत बड़ा डेफिसिट है, स्वामी जी यही बताते हैं कि सेक्स और स्पिरिचुअल एजुकेशन, इस दोनों के बारे में हमारे शिक्षा में जो सिखाना था, जो समझाना था, वो हम नहीं कर रहे हैं। वो दोनों को हमने डार्कन करके रखा है कि ये जो दोनों चीज़ें, इसको हम नॉर्मल अपनी एजुकेशन सिस्टम में लाते ही नहीं है करके। क्या है? एक सेक्स है, सेक्सुअल एजुकेशन है, और दूसरा स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसी वजह से ही हमारी जो कल्चर में एक बहुत बड़ा जो शॉक हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ही हम इधर-उधर से महसूस करते आ रहे हैं। एक्चुअली और हम थोड़ा डीप जाते हैं तो ये सेक्सुअल एजुकेशन क्या है, ये क्यों चाहिए या क्यों नहीं चाहिए? अगर आप सबने भी देखा होगा, इंट्रोस्पेक्शन वन में ही हम जब फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो जीवन का तत्व को समझाते हैं, तो उसमें हम एक त्रिकोण डालते हैं। वो ट्रायंगल में हम यही बोलते हैं, हर एक व्यक्ति जो है प्रकृति की सहायता समूह में रहता है। सो व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, और समूह और प्रकृति, ये तीनों की कॉम्बिनेशन में ही हर एक का जीवन हम चलता रहता है। ये इधर व्यक्ति जब समूह को भूलता है तो भी तकलीफ है, प्रकृति को इग्नोर करता है तो भी तकलीफ है। तब फिर इस ऐसा जब ट्रायंगल को समझ में आ गया, फिर हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, 4 पिलर्स डालते हैं। तो पहला पिलर है जरूरतें, नीड्स, राइट? जो हर एक लिविंग बीइंग के लिए, हर एक पशु, प्राणी, मानव, मनुष्य सबके लिए ज़रूरी है। क्या-क्या है? एक तो पहला भूख और जो हमें खाना चाहिए भोजन। क्यों? क्योंकि अगर ज़िंदा जीना है तो हम जितना समय ज़िंदा जी रहे हैं उतना हमारा एनर्जी खर्चा होता है। जैसे मोबाइल जितना हम यूज़ करते हैं या लैपटॉप जितना यूज़ करते हैं, बैटरी पूरा डिस्चार्ज करते रहता है। उसको रिचार्ज करना ज़रूरी है। तो हम जाके इधर पावर बैंक में या प्लग में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो रिचार्ज हो जाएगा, फिर वापस हम पूरा उसको यूज़ करते हैं। वैसा ही अगर एक मनुष्य जीवन जीना है, तो उसकी जो भी शक्ति है, वो रोज़ अपनी दिनचर्या में, जैसे इंद्रियों में, सेंसेस में खर्चा होता है, अपना काम की एक्टिविटीज़ में खर्चा होता है, ये होता रहता है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए आपको भूख लगता है। भूख क्या है? भूख सिंपल एक फिलॉसफी नहीं है, ये प्रॉपर साइंस ही है। क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स है। हर एक सेकंड हज़ारों सेल गिर रहे हैं, हर एक सेकंड हज़ारों सेल
पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो साइकिल है चलती रहती है। जैसे नदी में पानी बहता रहता है, वैसा जो भी हम किसी को भी स्ट्रक्चर देखते हैं, किसी भी आदमी का या किसी भी पशु प्राणी का, तो उस मोमेंट में कितनी सेल्स की कॉम्बिनेशन है, वही हमें स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है। तो जब ये स्ट्रक्चर से सेल्स गिरते जाते हैं, नए सेल्स चाहिए, तो उसका एक मेन सोर्स या मेन इनपुट क्या है? हमारा भोजन है, खाना है ना? तो जब खाना की कमी है, तो हमें वो शॉर्ट सर्क्यूट पेट में एक आता है, वही हमें भूख के जैसा महसूस होता है। तब जब हम खाते हैं, तो वो शॉर्ट सर्क्यूट खत्म होती है, वो फिर जो फूड है, उसको डाइजेस्ट करता है बॉडी, उधर से नई सेल्स तैयार करते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ये चार्ज के बिना कोई मोबाइल चलेगा क्या? कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लैपटॉप हो या टीवी हो, जो भी है, चलेगा? नहीं चल सकता। तो इसीलिए जो भूख है, जो खाना भोजन है, हमें बहुत ज़रूरी है, सभी मानव के लिए भोजन। तो दूसरा हो गया ज़रूरतें, जो स्वामी जी बताते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ में, वो है हमें जो भी तापमान में बदलाव होती रहती है, चेंज इन टेम्परेचर्स होती रहती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जो चाहिए क्या है? जनरली कपड़ा और मकान। कपड़ा क्यों पहनते हैं? अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है, तो उसी हिसाब से ठंडी चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, या बाहर का तापमान बहुत ठंड है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें गर्मी के कपड़े। और मकान क्यों? हवा आती है या ऊपर तापमान नीचे होता रहता है, उससे हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। जो इसीलिए जब भी कोई भी पॉलिटिक्स में देखते हैं या सोशल पॉपुलर स्कीम हम देखते हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, इस तीनों के आधारित रख के ही लोगों को सब अप्रोच करते हैं। क्यों? ये 3 बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी जी नहीं सकता। तो यही 2 ज़रूरियों में पहला ज़रूरतों में पड़ जाती है। फिर तीसरा क्या बताते हैं स्वामी जी, कि जो हमारी शरीर में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना, नॉट अनवांटेड, इट्स एन एक्सक्रीशन, राइट? जो शरीर से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको सही तरह से निकलने का सलामत करके रखना चाहिए। तो ये क्या है? ये नॉर्मल जो है, जो स्ट्रक्चर जैसे यूरिन, मोशन, ये सब निकलने का है। दूसरा, सही एज में जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स है, उसको भी बाहर निकलने का है, तरीका है। तो ये क्यों चाहिए? ये क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ती है? तो ये हम थोड़ा और डीप जाते हैं, तो हमें ये समझना क्लियर है कि हर एक मानव, हर एक मनुष्य अपनी माताजी और पिताजी के संभोग से ही उनका शरीर पैदा होता है। तो जो वो संभोग है, जो उनके बीज केंद्र में भी, जो बीज सेल में भी ये रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है। जब अप्रोप्रिएट बॉडी आपका डेवलप हो जाती है, जब एक टाइम पे एज पहुंच जाती है, तो वो शरीर से बाहर निकलने का कोशिश करते रहता है। क्यों? जो हमारे अंदर इम्प्रिंट है, वही हमें काम में आती है, राइट? ये तो हम सब जानते हैं। तो हर एक मनुष्य में, हर एक पशु प्राणी में जैसे उनका पैदा हुआ, वैसा जो चीज़ है, वो हर एक के सेल में क्लियरली रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है। जब तक बॉडी उस स्टेज तक डेवलप नहीं होती है, तब तक वो पेटेंटेड अंदर रहती है। जब वो रेडी हो जाती है बॉडी, तो लेटेंट के रूप में बाहर निकल के आती है। तो और डीप तरीके से हम देखेंगे और हम इसको और विचार करते हैं, तो कहाँ आता है? जैसे बच्चे में जब रहते हैं, तब जो भी हम खाना खाते हैं, बच्चे हो या बड़े हो, सब में जो भी हम खाना खाते हैं, सप्त धातु में वो बदलता है। क्या है? रस, रक्त, मांस, अ, चर्बी, अस्थि, मेजा, मज्जा और शुक्ल श्रोणित, मतलब सीड सेल्स को बोलते हैं। सीड सेल्स को पुरुष में शुक्ल बोलते हैं, स्त्री को श्रोणित बोलते हैं, राइट? तो ये सातों का जो सप्तधातु का बदलाव जो है, वो हर एक में हमेशा होता रहता है, उस पे कोई डाउट ही नहीं है। बट जब ये सीड सेल्स बच्चे के टाइम पे होती है, वो क्या है, ब्रेन सेल्स में अक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो दिमाग से उधर से वो पूरी चलती रहती है। बट एक एज बन जाती है, जैसे 12 साल या 14 साल, तो जो सेंटर है सीड सेल्स की सेंटर, वो शिफ्ट होके ब्रेन से उठकर नीचे मूलाधार तक बीज केंद्र में आकर पहुंच जाती है। तभी हमें
फिजिकली भी चेंज होती है, साइकोलॉजिकली भी चेंज होती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपका मूंछ आता है लड़कों को, अगर लड़कियां होते हैं तो प्यूबर्टी साइकिल स्टार्ट होती है, ये सब बदलाव होते हैं। और साइकोलॉजिकल तरीके पे हम देखेंगे तो आपको ऑपोजिट सेक्स की अर्ज आ जाती है। तो जब तक वो एज अटेंड करते हैं तब तक वो नहीं है। तभी भी अगला स्टेप क्या है उस पे, तो अगर जब आपका जो ओजस है, जो आपके सीड सेल्स के ऊपर एक एक्टोप्लाज्मिक कोट की तरह पड़ा होता है, उसमें जब तरलता आती है, तभी वो बाहर निकलने का कोशिश करती रहती है, तभी आपको ये अर्ज बढ़ा रहता है। अगर ओजस की मात्रा को सही तरह से हम मेंटेन कर पाएंगे, उसको बॉडी में रखे रहेंगे, तो वो आपको ये वाला अर्ज को नहीं करेगा। तो आपको जितना बॉडी को जो सेल्स देना है, जितना वो चार्ज कराना है, जिससे वो सेल्स के पोलैरिटी को बढ़ा के रखना है, और जिससे आपको माइंड को एक्टिव क्रिएटिव रखना है, उस रास्ते में वो चलता रहेगा। पर उससे भी ज़्यादा हो जाती है, पर आप उसमें आप खर्चा नहीं करते हैं, तो बॉडी इसके लिए तैयार होती है, तभी अपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन शुरू होती है। ये किसको है? सबको है। 12 या 14 साल से लेकर 70 साल हो, 80 साल हो, जब तक आदमी मरता है, तब तक ये है, आदमी को भी है, औरत को भी है। तो ये चीज़ों को कैसे ठीक करना है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसी के लिए ही स्वामी जी ने कायाकल्प योग में बहुत सही तरह से ये समझाते हैं। ये ओजस शक्ति को कैसे हम बीज सेल से कैसे हम उसको अलग करा सकते हैं, और अलग करा के उसको अपने शरीर में ही रिसाइकिल कर सकते हैं। जब आप उसको रिसाइकलिंग का प्रोसेस रेगुलरली करते रहोगे, तो उसमें वो जो सीड सेल्स में सरप्लस होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं, इसकी वजह से आपको ये अनवांटेड डिज़ायर्स नहीं रहेगा। ध्यान से देखिएगा, जब आप इंट्रोस्पेक्शन 1 में फिलॉसफी ऑफ लाइफ में स्वामी जी ये बताते हैं ना कि फर्स्ट पिलर जो है, जो नीड जो है, वो सबको कॉमन है। सब मीन्स नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग, बट फॉर ऑल एनिमल बीइंग्स एज वेल। ठीक है? तो ये तो नेचुरल डिज़ाइन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ह्यूमन माइंड का जो हमारी स्पेशलिटी क्या है, हर एक में प्रकृति से हम कैसे भलाई उठा लें, हम कैसे उसको अपने अनुसार कन्वर्ट करें, ये सोचने का ताकत है। उस वजह से ही ऐसा एक अच्छा तकनीक भी हमारे पूर्वजों ने लेके आए हैं, जिसको अच्छी तरह स्वामी जी ने रीडिज़ाइन करके कायाकल्प योग में सिखाए हैं। तो वो करने पे क्या होता है, आप जो ओजस में हमेशा गुणवत्ता और मात्रा सही तरह से संयम में रख सकते हैं। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी हो गया, मात्रा हो गया, क्वांटिटी हो गया। जब ये सही ढंग से है, तो आप रिसाइकिल करा करा के इसको पूरा पूरा अपना पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं। स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, या साइंटिफिकली आगे बढ़ना है, या सोशली मुझे सर्विस करने के लिए आगे बढ़ना है, सब कुछ पॉसिबल है। पर अगर उधर हम मिस कर देते हैं, तो उसमें तरलता आ जाती है, तो वो बाहर निकलने का कोशिश करती रहती है। तो उसमें अगर हम गलत हो जाते हैं, तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि जब वो शरीर से निकलती है, वो इतना चुंबकत्व शक्ति जो मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको पूरी बॉडी में स्प्रेड कराता है। तो वो हमें खुश का, वो संतोष का एक हमें फीलिंग देता है। सिंपल है, आप देखिए, इवन जो भी आपकी शरीर से निकलना है, जैसे यूरिन हो या मोशन हो, अगर रेडी हो गया, अगर आप निकालने का मौका नहीं है, आपको कहीं रोड में है, या कहीं ऑफिस में है, या कहीं बाहर से घर जाने का रास्ते में है, तो आपको कितना मुश्किल से उसको होल्ड करना पड़ता है। पर जब घर पहुंच के जब आप रिलीज कर देते हैं, तो एक प्लेजर हो जाता है, एक सेंस ऑफ कामनेस आपको बन जाती है, फील मिल जाती है। बट इसमें बीज सेल्स, जब सीड सेल्स आपको स्पर्म और ओवम में बाहर निकलती हैं, तो अब आपको
पूरी बॉडी सेल्स को रिचार्ज करते हैं। इस वजह से आपको एक ऐसा प्लेज़ेंट फीलिंग महसूस होता है। बट जब वो प्लेज़ेंट फीलिंग महसूस होता है, तो हमें उसको बार-बार चाहिए, ऐज़ अ डिज़ायर बन जाती है। डिज़ायर का मतलब क्या है? उसी इंट्रोस्पेक्शन स्टेज 1 पे जब हम मॉरलाइज़ेशन ऑफ डिज़ायर स्वामी जी का तत्व को पढ़ते हैं, तो पहला क्या होता है? डिज़ायर क्यों आता है हमें? इच्छा इसलिए आता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पर जो हमें सुख मिलता है, उसको वापस पाना ही इच्छा है ना? मैं वापस उसी उदाहरण पे आता हूँ। हमें भूख लगा, क्यों भूख लगा? बॉडी में सेल्स की कमी हुई, तो इसलिए अ, बॉडी ढूँढता है कि सेल्स मुझे कहाँ मिलेगा? मैं भोजन खाऊँगा, तो वो डाइजेस्ट करेगा, उससे सेल्स मिलेगा, तो वो पता चल जाता है। तो इसलिए वो हमें भूख का एक शॉर्ट सर्क्यूट अलर्ट अपने पेट में क्रिएट करता है, जो हमें ब्रेन पे हम समझते हैं, हाँ यार भूख लग रहा है। तो भूख लगने पर इसको हम कैसे मिटाते हैं? खाना कुछ खाते हैं, तो भोजन अंदर जब चलती है, तो भूख मिट जाता है, वो प्लेज़र फीलिंग महसूस होता है। जितना भूखा है, हम जैसे व्रत वगैरह रखते हैं, तब भी हमें महसूस करते हैं, या कभी कोई कार्य की वजह से अगर हम खाना थोड़ा डिले हो गया या मिस हो गया, तो अगली बार भूख लगती है, तो खाना खाते समय उसका स्वाद ही अलग है ना? क्यों? क्योंकि जब ये ज़रूरत है वो फुलफ़िल हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो वो पूरी होने की प्रोसेस में हमें वो सुख मिलती है। पर दिक्कत क्या है? जो उस सुख को हमें वापस पाने के लिए और खाते हैं, और खाते हैं, और खाते हैं। खाना जितना खाना चाहिए, जितना हमारा शरीर चलने के लिए एनर्जी चाहिए, उतना ही खाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, जब ये भूख को मिटाने की वजह के लिए जब हम खाए थे, उस इंद्रियों में जैसे अपने टंग में हम चुंबकत्व शक्ति बायोमैग्नेटिज़्म को खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा प्लेज़र के रूप में सेंस हुआ, तो उस प्लेज़र को और चाहिए करके हम और लेना चालू करते हैं। तभी आपका जो डिज़ायर है वो ग्रीड में बदलता है, राइट? इच्छा जो है लोभ में बदलता है। तो यही इच्छा जब 6 तरीकों में बदलता है, बिगड़ता है, उसमें एक है आपका ये जो काम। काम मतलब जनरली आप देखे ही होंगे, इच्छा किस 6 तरीके में बदलता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य करके है। हम संस्कृत में इसको बताते हैं। तो काम मतलब क्या है? वो जैसे आपको जो लोभ में बदलती है, तो वही जब ऑपोजिट सेक्स के ऊपर बदलती है, उसको हम मोह करते हैं, मोह करके बताते हैं। तो इसमें गलत क्या है? ये फिज़िकल डिज़ाइन हमारा ऐसा है, नेचर हमारा ऐसा ही है। तो जब अगर आप सही तरह से ये इंस्टीट्यूशनलाइज़ नहीं कर पाएँगे, तो लोगों को वो मिटाने के लिए कोशिश करेंगे ही, उसमें अपने आप को खो बैठते हैं, गलतियाँ कर डालते हैं। सिंपल है, हम बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। अगर सबको भोजन मिला, तो खाना खाता है, जीता है। भोजन नहीं मिलता है तो क्या करता है? वो भिखारी बनता है। क्यों? जीना है, भोजन के बिना वो जी नहीं सकता है। भिखा तो क्या करेगा? जिसके पास है उससे जाके भीख माँगता है, या दूसरा क्या करता है? आप गुंडा बनता है। क्यों? आपको डरा के आपसे छीनता है, राइट? तो तीसरा क्या बनता है? चीटिंग करता है, आपको धोखा देके आपसे छीन लेता है। क्यों? इसके बिना जी नहीं सकता है, तो उसको जीना है, तो और कोई रास्ता नहीं है। तो जितनी भी भिखारियाँ हैं, जितने भी धोखेबाज हैं, जितने भी गुंडे हैं, सब हम सोसाइटी में ऐसा ही पैदा करते हैं, जिनको हम बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने का मौका नहीं देते हैं। तो ये किसकी कमी है? सोसाइटी की कमी है, ये समुदाय में रहने वाले सबकी कमी है। इसीलिए हमें ये प्रोसेस वगैरह जो भी है, हमारे पूर्वजों ने उधर-उधर से किया था। क्या किया था? लंगर, राइट? लंगर में क्या होता है कि अगर किसी को भी कहीं भी भोजन चाहिए, आप जाके बैठो मंदिर में या गुरुद्वारा में, आपको भोजन मिल जाएगा। उसका आपका जो बेसिक नीड मीट हो जाएगा। इसी तरह आपका ये जो बॉडी का अर्ज है, तीसरा जो निष्कासन वाली, उसको मिटाने के लिए ही सोसाइटी में एक मैरिज या शादी का स्ट्रक्चर बना के रखे थे, ताकि सबको सही एज में मैरिज करवाना भी
पेरेंट्स और सीनियर्स का रोल बन जाता था, ताकि वो अपने ये अर्ज को भी पूरा कर सकें। पर किसी भी वजह से अगर वो मिल नहीं हो पाता है, या दूर काम करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मिलिट्री में हो, डिफेंस में, बॉर्डर में जाके काम करना पड़ रहा है, या किसी भी वजह से पुरुष एक जगह पे और उसका स्त्री एक जगह पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कैसे मीट कर सकते हैं? तो उन सब के लिए ही ये कायाकल्प योग एक बहुत सही सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से जो भी आपका उतार-चढ़ाव है आपकी मूव में, उसको भी आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, उसको रीसाइकिल कर सकते हैं। पर ये मत समझिएगा, कभी जब हम कायाकल्प योग में इसके बारे में समझाते हैं, तो लोग बोलते हैं, "अरे! मेरे अभी तो स्कूल पढ़ने वाला, कॉलेज पढ़ने वाला बेटे को मैं भेजूँ तो वो तो क्या ब्रह्मचारी बन जाएगा क्या? क्या ये नहीं होगा?" वो क्लियरली नहीं है। ये बहुत सही प्रैक्टिस है। जिसको इसमें कमी है उसमें बढ़ाएगा, जिसको ये अधिक है उसको समानता में लाएगा। तो इतनी बड़ी बहुत पावरफुल टेक्निक है ये आपका कायाकल्प योग। तो ये सबको सिखाने से फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनवांटेड, जो सोसाइटी में आजकल जो ट्रबल्स हुई हुई हैं, निर्भया कांड हो या कलकत्ता कांड हो, इसको सही तरह से मिटा सकते हैं। तो किसको सिखाना है? सभी बच्चों को, जो स्कूल में 14 साल पार कर देते हैं, उन सबको सिखा देंगे। तो अगर वो उनको अभ्यास करना, पेरेंट्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, इसको जिम्मेदार लेकर वो करेंगे, तो बच्चे ठीक रहेंगे, ये गलती नहीं करेंगे। ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, जैसे मैंने बोला दोनों सेक्स के लिए है। जब तक मरेंगे ये वाली बॉडी की ज़रूरत है, रहेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको हाइड करा सकते हैं, छुपा सकते हैं। पर इसीलिए चलिए हम दूसरी तरह से आते हैं। बट जैसे मैंने पहले आरंभ में बताया था कि स्वामी जी बता रहे थे कि सेक्सुअल एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन, ये दोनों एजुकेशन में नहीं रहने से ही बहुत सारी तकलीफें आती हैं। क्यों? आज के देखिए, जो भी आप मूवी देखिए या टीवी सीरियल देखिए, क्या होता है? ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन को सेंटर बना के मूवी बनता है, या सोसाइटी के बैलेंसेस, पॉवर्टी, रिच पुअर, इस गैप के बारे में। इन दोनों के अलावा कोई भी हिट मूवी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी में ही लोगों को जल्दी आप इमोशन पे लेके जा सकते हैं और अपना पैसा पा सकते हैं। तो हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो पूरी इसी में गया है। बट ये पवित्र है, ये बहुत सूक्ष्म है। इसको आप इस तरीके से दिखा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये भी सिस्टम ऐसा बन गया है कि पूरी मीडिया में, मूवी में, टीवी में, हम ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कराने के लिए जो करना है उसी को करा करा के, सबको इमोशन में ला के, सब उसी से हम पैसा बनाने का तरीका बना लिए। तो जो देख रहे हैं उनको क्या होता है, जो जो मूवी में दिखती है वो मेरी लाइफ पार्टनर क्यों ना बने, जो जो मूवी में हीरो जैसा दिखता है वो मेरा लाइफ पार्टनर क्यों ना रहे। तो उनको क्या है, वो हर एक मन में देख देख के अपनी मन में एक कल्पना बना के रख लेते हैं कि मेरी बीवी ऐसा होना चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए। पर हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर कोई कियारा आडवाणी नहीं बन सकती हैं, राइट? तो हम जो भी हैं हम ही हैं। तो जब ये गैप बढ़ जाती है, वही आपका फैमिली पीस में भी डिस्टर्ब होता है। क्यों? आपके मन में एक बहुत बड़ी कल्पना में एक बहुत बड़ा टोपी बना के रखे हैं आपके लाइफ पार्टनर को। पर हर एक का व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल नॉलेज है, जो उन्होंने इतने सालों से सीखा है, इतने अनुभव से पाकर आया है। पर वो गलत है, कमी है, गलती कुछ नहीं है, कमी कुछ नहीं है। पर कमी और गलत कहाँ है? हमारी सोच में है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में है। तो इसी वजह से इसको समझाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ों को समझाने के लिए ही हम क्या करते हैं, हमारे सेंटर में हर साल स्वामी जी की जो एनिवर्सरी है, सॉरी, स्वामी जी की जो गुरुपत्नी माता लोकाम्बाल जी हैं, उनका जो जन्मदिन है वो हम वाइफ अप्रिसिएशन डे के रूप में मनाते हैं। उस पे क्या करते हैं, हर
जो प्रैक्टिस में सबको बोलते हैं प्लीज़ आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आइए। इट इज़ इमेटीरियल उन्होंने कुंडलिनी योग सीखा है या प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आइए और जो चीज़ें हैं जो 15-20 मिनट की जो कार्यक्रम है वो कर लीजिएगा, तो वो आपका हर एक बार एक मैरिज सर्टिफिकेट का रिन्यूअल जैसा हो जाता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा हो जाता है, ताकि आप अपनी फैमिली लाइफ में क्लियर समझ सकते हैं कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर है, प्रकृति ने चुनकर मेरे लिए भेजा है, ताकि इसी जन्म में मैं अपने कर्मों को पूरा करके मोक्ष को प्राप्त करूं। हमारे जो लाइफ पार्टनर है हम नहीं चुनते हैं, हमारे माताजी पिताजी या जो ज्योतिष हैं वो नहीं बताते हैं कि ये आपके पार्टनर हैं। आपके कर्माओं के हिसाब से प्रकृति एक आपको लाइफ पार्टनर को बेचती है, जो दोनों अपने कर्माओं को पूरा कर कर इसी जन्म में मोक्ष पाने के लिए तैयार हो जाओ। पर हमको ये समझाने वाला कोई था ही नहीं जब तक स्वामी जी वेदाद्री महर्षि के पास हम पहुंचे नहीं है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में जरूर आना था, बट आने के लिए इतना समय है, इतना दूर है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? सिंपली जितने लोगों को कायाकल्प योग सिखाना है सिखा दीजिए, बस और कुछ नहीं है। हम भी मेरे सर्कल में हम क्या करते हैं, जो भी 14 साल के ऊपर कोई लड़का या लड़की हो बोल देते हैं, भाई नियर बाई सेंटर में कहीं जाके कायाकल्प योग सीख लो, उसका चाहिए तो मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ। दैट इज़ द बेस्ट डोनेशन गिफ्ट व्हाट वी कैन गिव। अगर आप 1 लाख की आईफोन भी दे दोगे तो भी उसका वैलिडिटी 3 साल होगा, नया मॉडल आ जाएगा तो 3-4 साल के बाद कोई भी पुराना आईफोन चलता नहीं है। पर कायाकल्प योग एक बार सिखाकर फिर पेरेंट्स को वो जिम्मेदारी ले लेना, हाँ ये किए बिना मैं नाश्ता नहीं करूँ दूंगा या डिनर नहीं सर्व करूँगा, तब आप बच्चे को सिक्योर कर देते हो, कभी भी वो फिसलते नहीं है अपने जीवन में। और हम जब खुद करते हैं तो ऑपोजिट सेक्स के जो अट्रैक्शन है उसको सही तरह से बैलेंस कर सकते हैं। मॉरलाइजेशन ऑफ डिजायर्स जो रेगुलरली करते आते हैं, तो जो 6 इमोरल टेम्परमेंट में जो मोह है उसको हम सही तरह से आपको चैस्टिटी में बदल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने लिए कर लेंगे, तो समूह के लिए क्या करेंगे? समूह के लिए सबको ये समझाएंगे, बताएंगे, और हम अपनी मन में जो शुभकामनाएं देते हैं, जल्दी ये सब वेदांतरम के तत्व भारतवर्ष में पूरे सबके पास पहुँचे, ये कायाकल्प योग सबके पास पहुँचे, ताकि समूह में ये जो कांड हो रहे हैं वो कभी ना हो। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेल्फ है, फिर उसके बाद अपने परिवार है, फिर अपने सर्कल्स और फ्रेंड्स एंड सोसाइटी हैं, उन सब तक ये पहुंचेंगे तो धीरे 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 सब ये सीख सकते हैं, सब ये अभ्यास कर सकते हैं, इस सिचुएशन से सही तरह से बाहर आ सकते हैं। वो छोड़कर हम पनिश करो उसको, आप ये करो वो करो करने से टेम्परेली आप डरा सकते हैं, बट आप रूट काज को फिक्स नहीं करा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? रूट काज से समझकर उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, या ऊपर ऊपर से हम उसको दबाना चाहिए, ये चॉइस अपने पास है। चलिए हम सब एक आगे बढ़ते हैं कि अपनी साइड से जो इस सोसाइटी को करना है करें, ये कायाकल्प योग के बारे में समझाएं, ये स्वामी जी के तत्वों को पहुंचाएं, ताकि जो बदलाव आए समूह में पूरा जल्दी आ जाए। इसके साथ ही मैं इस सुविचार का इधर समाप्त करता हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद धनलक्ष्मी जी, आपने इंट्रो करके इसको आगे बढ़ाने के लिए। कुछ सवाल है या कुछ कमेंट्स हैं तो कोई भी पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वर्ल्ड का बड़ा बड़ा जी समृद्ध। जी, बहुत बहुत उपयोग रूप से है, और आज की स्थिति में बहुत आवश्यक इस विषय सभी